सुबह सुबह पुलिस थाने में फोन की घंटी बजी और इंस्पेक्टर कृष्णा ने फोन उठाया। जी बताइए। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। आगे से हटिए, सब लोग भीड़ को साइड में करो। इस लेडी को एम्बुलेंस में ले चलो। कुछ नाम वगैरह पता चला कि कौन है, कहां से आई है? नहीं सर, बस हमें फोन आया कि यहाँ पर एक औरत बेहोश पड़ी है, तो मैंने यहाँ पहुंचकर आपको खबर दी। औरत को अस्पताल पहुंचाया जाता है। अगले दिन सुबह उसे होश आता है। मुझे लगता है आप अब ठीक हैं। आपका नाम क्या है? अपने बारे में बताइए। और लोगों के कहे मुताबिक आपने खुद को गाड़ी के नीचे आकर मारना चाहा, क्या ये सच है? आप जानती हैं, अगर आपको कुछ हो जाता तो आपका आने वाला बच्चा भी इस दुनिया में नहीं आ पाता। हाँ, मैंने खुद को मारना चाहा, तो और मैं क्या करती? मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। मुझे अपने ससुराल से इस हालत में भागना पड़ा। मेरा नाम कोमल है। आज से 2 साल पहले राजरानी नाम की एक औरत अपने बेटे रमेश का रिश्ता लेकर मेरे बापू के पास आई। देखिए राम प्रकाश जी, मैं जानती हूँ आपके हालात बहुत ही खराब हैं। कर्जे ने आप पर बहुत बोझ डाल दिया है, इसलिए बोल रही हूँ, हमें दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए। बस कोमल हमारे घर की बहू बन जाए तो हमारे भाग्य खुल जाए। मेरे शहर में रहने वाले दोस्त मदन लाल ने जैसा आपके बारे में बताया था, बिल्कुल वैसा ही स्वभाव आपका पाया। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी कोमल बिटिया को रमेश जैसा पति मिलेगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है बहन जी। और फिर मेरी शादी रमेश के साथ हो गई। मेरे बापू ने मुझे बड़ी खुशियों और अरमानों से डोली में विदा किया था। मैं अपनी सास राजरानी और पति रमेश के साथ शहर आ गई, पर मेरी सास और मेरे पति की सच्चाई शायद कुछ और ही थी, जो उन्होंने मुझसे और मेरे बापू से छुपाई थी। माँ जी, आप तो कह रही थी कि आपके शहर में बहुत बड़ी हवेली है। ये तो एक कमरे का ही मकान दिखाई दे रहा है माँ जी। हमारी हवेली में कुछ काम चल रहा है, इसलिए हम यहाँ कुछ वक्त के लिए किराए पर रह रहे हैं। अच्छा माँ जी। माँ जी, रमेश नजर नहीं आ रहे? आज सुबह से वो दिखाई नहीं दे रहे। कोमल बहू, हमारा व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ है, इसलिए रमेश ज्यादातर काम पर ही रहता है। अच्छा, तुम बहुत थक गई होगी, जाओ जाकर सो जाओ। मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। आधी रात के वक्त मेरे पति रमेश नशे में चूर आते हैं। उनकी हालत देखकर मैं घबरा गई थी। अरे तुम सो गई बड़ी जल्दी? वैसे नींद में तो मैं भी हूँ। अरे, ये इतनी शराब पीकर आए हैं, इन्हें तो होश ही नहीं है। पर माँ जी ने तो कहा था कि रमेश शराब को हाथ तक नहीं लगाते। माँ जी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? अगली सुबह, माँ जी, रमेश शराब पीते हैं। आपने तो कहा था कि रमेश को शराब की लत नहीं है। कल तो शादी करके आई है और आज मेरी बुराइयां गिनाने लगी। रमेश बेटा, बहू से किस तरह से बात कर रहा है? बेचारी डर जाएगी। बहू, तुम कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तू पागल है क्या? अभी गुस्से से सारा खेल बिगाड़ देता। बड़ी मुश्किल से नई मुर्गी हाथ लगी है, अभी फड़फड़ाने लगती। पता नहीं माँ, रात में कुछ ज्यादा हो गई थी, अब से ध्यान रखूंगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी सास मेरे से बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, पर कहीं न कहीं मेरे मन में ये बात हमेशा खटकती थी कि मेरे बापू से तो मेरी सास ने कहा था कि वो अच्छे खासे पैसे वाले हैं, पर शहर आकर तो मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। माँ जी, आप तो कह रही थी कि हमारी हवेली कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। हम कब तक अपनी हवेली में रहने जाएंगे? मैं जानती हूँ तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें वो खुशी नहीं मिल पाई जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी, पर मैं भी क्या करूँ। रमेश बता रहा था कि उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं हमें अपनी हवेली बेचनी ना पड़े। आप चिंता मत करो माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ पर भी रहकर बहुत खुश हूँ। आपका प्यार पाकर मैं माँ की कमी भी महसूस नहीं करती। उस दिन रमेश शाम को पिक्चर की 2 टिकट लेकर आए और मुझसे बोले, कोमल, जब से तुम शादी करके इस घर में आई हो, मैं तुम्हें कहीं भी घुमाने नहीं ले गया। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम पिक्चर देखने चलेंगे। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। मैं बहुत खुश थी
क्योंकि शादी के बाद पहली बार रमेश मुझे घुमाने ले जा रहे थे। मैंने शहर भी अच्छे से नहीं घूमा था, मैं पहली बार ही शहर आई थी, इसलिए किसी को जानती तक नहीं थी। रमेश पान की दुकान से अपने लिए एक सिगरेट खरीदने लगे। मैं उनका सिनेमा हॉल के गेट पर इंतजार कर रही थी कि तभी। फिर क्या हुआ बताइए कोमल जी। हवलदार, इन्हें पीने के लिए पानी दो। छोड़ देगा ये तुम्हें भी, इसने मुझे भी छोड़ दिया है। मैं दर दर भटक रही हूँ। कौन हो तुम और मेरे से इस तरह से क्यों बात कर रही हो? कोमल, पिक्चर शुरू हो जाएगी, मैंने टिकट खरीद लिए हैं, आओ सिनेमा हॉल में चलते हैं। रमेश, वो औरत कौन थी जो शायद मुझे कुछ कहना चाह रही हो? कौन सी औरत? कोमल, तुम नहीं जानती ये शहर है, यहाँ पर हर गली नुक्कड़ में एक मांगने वाला तुम्हें मिल जाएगा। धीरे धीरे वक्त बीता और मैं गर्भवती हो गई। ये सुनकर मेरी सास राजरानी बहुत खुश थी। कोमल बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं एक प्यारे से बच्चे की दादी बन जाऊंगी। रमेश, तूने सुना? कोमल बहू हमें कितनी बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। अब से तुम बिल्कुल भी काम नहीं करोगी, सिर्फ अपना और अपने आने वाले बच्चे का ध्यान रखोगी। अब तो मेरी सास राजरानी मेरे ऊपर और भी ज्यादा प्यार रखने लगी थी। ये देखकर मैं बहुत खुश थी। एक सुबह मैंने माँ जी से मंदिर जाने के लिए पूछा। माँ जी, मैं बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं निकली, मैं मंदिर जाना चाहती हूँ, अगर आप आज्ञा दे तो मैं थोड़ी देर के लिए मंदिर हुआ। हाँ हाँ, जरूर जाओ, पर ध्यान से जाना और जल्दी लौट आना। ठीक है माँ जी, मैं जल्दी लौट आऊंगी। मैं मंदिर के लिए पैदल ही सड़क पर जा रही थी, तभी मुझे वो औरत दोबारा दिखाई दी जो मुझे पिछले दिनों सिनेमा हॉल के बाहर दिखाई दी थी। बस मेरी बात को एक बार ध्यान से सुन लो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कौन हो तुम जो बार बार मेरा पीछा कर रही हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। पर मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम रमेश की पत्नी कोमल हो, पर शायद तुम ये नहीं जानती मैं रमेश की पहली पत्नी सुषमा हूँ। पहली पत्नी सुषमा? ये कैसे हो सकता है? रमेश की पत्नी मैं हूँ। मेरे से पहले उनकी शादी किसी के साथ नहीं हुई। तुम झूठ बोल रही हो। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये देखो, मेरे साथ इस फोटो में कौन है। ये कैसे हो सकता है? रमेश ने मेरे से पहले तुमसे शादी की, और अगर वो शादीशुदा थे फिर उन्होंने मेरे से शादी क्यों की? बच्चे के लिए। वो दोनों माँ बेटे गर्भवती बहू का सौदा करते हैं। तुम्हारे से पहले रमेश ने मेरे साथ भी शादी की थी, और मैं जब गर्भवती हुई तो 9 महीने बाद मेरा बेटा पैदा हुआ। पर वो माँ बेटे मेरे बच्चे को गर्भ में ही बेच चुके थे। उन्होंने मुझे नींद का इंजेक्शन दिया और मेरे बच्चे को ना जाने किन हाथों में लाखों रुपए में बेच दिया। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं एक गांव की सीधी सादी अनपढ़ लड़की थी, और मैं करती भी क्या? मेरे गरीब माँ बाप तो ये सब सुनकर ही मर जाते। इसलिए मैं उनके पास नहीं गई और यही शहर में दुख के दिन काट रही हूँ। मुझे राजरानी और रमेश ने धोखा दिया है। मेरे बच्चे को धोखे से लाखों रुपए में उन्होंने अनजान हाथों में बेच दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हारी बातों पर यकीन करूं या नहीं। बस तुम इतना याद रखना, जब राजरानी और रमेश तुम्हें अस्पताल ले जाने लगे तो वहां पर तुम किसी तरह से नींद का इंजेक्शन लगने से अपने आप को रोक लेना। मुझे अच्छी तरह पता है कि वो तुम्हें नींद का इंजेक्शन देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब तक तो वो तुम्हारा गर्भ बेच भी चुके होंगे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अभी भी सुषमा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर कल सुबह जब अस्पताल में मैंने अपने पति और सास को एक डॉक्टर से बात करते हुए सुन लिया था, वो लोग मुझे नींद का इंजेक्शन देना चाहते थे। मैं भागकर कहाँ जाती, इसलिए मैं बड़ी मुश्किल से अस्पताल से भाग निकली। पर ऐसी जिंदगी से मैं मर जाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की। लेकिन आप वहां पर पहुंच गए और मुझे यहाँ ले आए। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको आपके पिताजी के पास भेज देंगे, फिर आप उनके पास सुरक्षित रह सकती हैं। बाकी रहा राजरानी और रमेश का सवाल, तो उनको तो हमारी पुलिस की टीम पकड़ ही लेगी, और आज शाम तक वो दोनों माँ बेटे सलाखों के पीछे होंगे। कोमल अपनी हिम्मत और प्रयास से अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को बचा लेती है। पुलिस सुषमा का भी बयान लेती है और राजरानी और रमेश को बच्चा बेचने के जुर्म में सजा हो जाती है। भले ही कोमल को अच्छा पति और अच्छी ससुराल नहीं मिल पाई थी, उसे जिंदगी से संघर्ष करना था, पर उसे इस बात की खुशी थी कि वो अपने बच्चे को उन दरिंदों से बचा पाई।
प्रीति अपने भैया भाभी के साथ कानपुर में रहती थी। बचपन में ही प्रीति के माता पिता का देहांत हो चुका था। उसके बाद प्रीति के भैया ने ही उसकी देखभाल की। भैया की शादी के बाद प्रीति को लगा कि उसकी भाभी मां की तरह उसे प्यार देगी, पर हुआ उसके बिल्कुल विपरीत। प्रीति की भाभी मधुरिमा बहुत ही खड़ूस और गुस्से वाली थी। प्रीति के भैया को काम के सिलसिले में कानपुर से बाहर जाना पड़ता था, इसलिए प्रीति की भाभी प्रीति पर ज्यादा जुल्म करती थी। एक दिन, प्रीति थोड़ा जल्दी हाथ चलाए कर, देख नहीं रही मैं कितनी देर से भूखी बैठी हूँ, ला जल्दी से रोटी दे। अभी लाई भाभी, ये आपकी रोटी भाभी। मोती भूखा होगा, ये 2 रोटी उसे खिला देती हूँ। प्रीति के घर के पास एक कुत्ता रोजाना आकर बैठ जाता था। प्रीति उसे प्यार से मोती कहकर बुलाती थी। अपने हिस्से का खाना अक्सर वो मोती को खिला देती थी। मधुरिमा जब भी उससे गुस्सा होती तो प्रीति मोती के पास जाकर बैठ जाती और उस बेजुबान जानवर को प्यार करके अपना सारा दुख उससे कहती। ये ले मोती, इससे पहले कि भाभी देख ले, तू जल्दी से ये रोटी खा ले। बड़ी मुश्किल से तेरे लिए छिपा कर लाई हूँ। एक तू ही तो मेरा दोस्त है जो मेरे मन की बात जानता है। भाभी मेरे से बहुत काम करवाती है मोती, मैं थक जाती हूँ। अरे कहाँ मर गई प्रीति की बच्ची, ये बर्तन तेरी माँ धोएगी ऊपर से आकर। कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ, मेरा गला भी थक गया, पर तू तो ना जाने कानों में रुई डालकर घूमती है। भाभी मैं बर्तन कर दूंगी, पर आप मेरी माँ के बारे में कुछ भी गलत मत बोलो। वो बेचारी इस दुनिया में नहीं है, आप माँ को कुछ मत बोलो। मेरे आगे जुबान चलाती है, चल जा यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रीति बेचारी बर्तन धोते हुए रोने लगती है। तभी उसे मोती के भौंकने की आवाज आने लगती है। वो उसके लिए थोड़ा सा दूध लेकर पिलाने चली जाती है। इतनी देर में प्रीति का भाई महेश आ जाता है। वो मधुरिमा से कहता है, मधुरिमा, आज ऑफिस में वकील साहब आए थे। बाबूजी की वसीयत के मुताबिक गांव की 2 जमीनों में से एक जमीन हमें प्रीति की शादी के लिए रखनी है, जिसे बेचकर उसका पैसा प्रीति की शादी में लगेगा। मैं सोच रहा हूं कल गांव चला जाता हूं। मेरे दोस्त रवि की जान पहचान के कुछ लोग हैं जो जमीन अच्छे दामों में खरीद लेंगे। फिर आगे प्रीति की शादी भी तो करनी है, उसके लिए जमीन के पैसे काम आएंगे। ये कहकर महेश कमरे में चला गया। मधुरिमा सोचने लगी, ऐसे कैसे पूरी जमीन इस प्रीति के नाम कर दूं? ये तो बड़ी सही बात हुई। खुद तो हमारे मत्थे मड़कर ऊपर चले गए माँ बाप दोनों, अब जमीन का सारा पैसा भी इस लड़की के हवाले कर दूं? मैं कोई पागल थोड़ी हूं। मैंने भी इसका काम तमाम न कर दिया तो मेरा नाम मधुरिमा नहीं। कल महेश जब गांव जाएंगे, पीछे से अच्छा मौका है प्रीति को रास्ते से हटाने का। और फिर जब महेश वापस आएंगे, बोल दूंगी पता नहीं किसी के साथ भागी होगी और उसने ही मार दिया होगा। कल इसे बेहोश करके पास के रेलवे स्टेशन पर ले जाऊंगी और पटरी पर लिटाकर बांध दूंगी। ये ठीक रहेगा, इससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। अगले दिन महेश गांव के लिए निकल जाता है। मधुरिमा प्लान के मुताबिक सब कुछ सोच कर बैठी थी, पर उसे डर था कहीं मोती प्रीति को ले जाते हुए ना देख ले। इसलिए जब प्रीति रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती है, मधुरिमा चोरी से आटे में बेहोशी की दवा मिला देती है। प्रीति रोटी खाकर बेहोश होने लगती है। मोती के भौंकने की आवाज सुनकर जैसे ही प्रीति उसे रोटी देने जाने लगती है, बेहोश होकर गिर जाती है। मधुरिमा मोती के आगे रोटी रख देती है। मोती का ध्यान रोटी पर था। इतनी देर में मधुरिमा प्रीति को पटरी पर बांध देती है। ये ट्रेन अब तक क्यों नहीं आई? इतनी देर हो गई है, कोई आ गया तो बवाल मच जाएगा। आज इसे मारने का अच्छा मौका हाथ लगा है। अरे ये क्या, ये कुत्ता यहाँ कैसे आ गया? ओह, इसे तो मैं बेहोशी की दवा मेरे आटे की रोटी देकर आई थी। प्रीति बेहोश हो गई, ये क्यों नहीं हुआ? मधुरिमा जो रोटियां मोती के आगे रख कर आई थी वो उसने खाई ही नहीं थी, क्योंकि मोती हमेशा प्रीति के हाथ से ही रोटी खाता था। इसलिए मोती ने वो रोटी नहीं खाई। वो प्रीति की गंध को पहचानता था, इसलिए वो सूंघता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा। इतनी देर में ट्रेन आने लगती है। प्रीति को भी होश आ जाता है। वो चिल्लाने लगती है, मैं यहाँ कैसे आ गई? कोई बचाओ मुझे, कोई मेरी रस्सियां खोलो,
मोती इधर आओ, ये मेरी रस्सियां खोलो मोती। बेजुबान जानवर प्रेम के भूखे होते हैं। प्रीति मोती का बहुत ध्यान रखती थी। आज मोती के लिए वफादारी निभाने की बारी थी। वो प्रीति की सारी बातों को समझ रहा था। उसे पता था कि प्रीति किसी मुश्किल में है। मोती ने कोशिश की और रस्सियां खुल गई। प्रीति जल्दी से मोती के साथ पटरी के किनारे हो गई। ये सब देखकर मधुरिमा वापस घर की ओर भागी। मोती, मोती, आज तुमने मेरी जान बचाकर वफादारी का सबूत दिया है। अगर आज तुम ना होते तो मेरा बचना नामुमकिन था। चलो घर चलते हैं मोती। प्रीति जैसे ही घर पहुंचती है, महेश वापस आ चुका होता है। वो प्रीति की हालत देखकर समझ जाता है कि जरूर कोई बात है। वो जबरदस्ती प्रीति से सारी बात पूछता है। प्रीति रोते हुए अपने भाई से लिपट जाती है और सारी बात बता देती है। महेश गुस्से में मधुरिमा को थप्पड़ मारकर घर से निकलने को कहता है। मधुरिमा, भाभी तो मां के समान होती है, पर तुमने आज इस शब्द को मैला कर दिया। तुम निकल जाओ इस घर से अभी और इसी वक्त। तुम जैसी लालची औरत मेरे घर में नहीं रह सकती। नहीं भैया, भाभी को घर से मत निकालो। ये जैसी भी है मेरी भाभी माँ है। देखा तुमने, ये अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधी हो गई थी। प्रीति, मुझे माफ कर दो। मेरी प्यारी ननद, अपनी इस भाभी को माफ कर दो। प्रीति के कहने पर महेश मधुरिमा को माफ कर देता है। मधुरिमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उस दिन के बाद वो बिल्कुल बदल जाती है। प्रीति को अपनी भाभी माँ का प्यार मिल जाता है। मोती भी अब प्रीति के साथ उसके घर में ही रहने लगता है। रोशनी की माँ को गुजरे 1 साल बीतने वाला था। उसके पिता जयदेव को उसी की चिंता लगी रहती थी। एक दिन रोशनी की माँ की सहेली पुष्पा घर आई। रोशनी बिटिया, कैसी है? आज ही लखनऊ आई तो तुम्हारी माँ शीला के बारे में बुरी खबर मिली। सुना बहुत बीमार रहने लगी थी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते पुष्पा जी। शीला को गुजरे 1 साल बीतने वाला है, पर शीला के जाने के दुख के साथ साथ रोशनी की भी चिंता में घुला रहता हूं। मैं तो नौकरी पेशा हूं, कारखाने चला जाता हूं। पीछे से रोशनी पूरा दिन अकेली माँ को याद करके रोती रहती है। आंटी जी, ये चाय। वैसे अगर बुरा न मानो तो एक बात बोलूं? रोशनी को तो भाई साहब आप मेरे साथ बनारस भेज दो। मैं कुछ समझा नहीं पुष्पा जी। मतलब मैं अपने बेटे मोहन के लिए रोशनी का हाथ मांगती हूँ। शीला मेरे बचपन की सहेली थी। शादी के बाद मैं लखनऊ से बनारस चली गई, इसलिए इतना मिलना जुलना नहीं रहा। पर ऐसे दुख के वक्त में मैं रोशनी को अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैंने आपसे ये बात छेड़ी है। लड़की घर की घर में आ जाएगी। मुझे तो बस 2 कपड़ों में लड़की चाहिए। कोई दहेज का लालच नहीं रखते हम लोग। पुष्पा जी, मेरे लिए इससे अच्छी और क्या बात होगी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। एक बार रोशनी बिटिया से पूछ लेते। पर बाबा, मैं आपको अकेला छोड़कर इतनी दूर बनारस कैसे चली जाऊं? आपकी देखभाल कौन करेगा? रोशनी बिटिया, एक न एक दिन तो तुझे आखिर इस घर से विदा होकर जाना ही है। और फिर पुष्पा जी से जान पहचान है। इनके परिवार से अच्छा रिश्ता हमें और कोई नहीं मिलेगा। रोशनी की रजामंदी से पुष्पा अपने बेटे मोहन के साथ उसकी शादी कर देती है। शादी के बाद रोशनी बनारस पहुंचती है। शुरू में तो सब ठीक चल रहा था, पर एक दिन रोशनी का पति मोहन और ससुर जगन प्रसाद जब घर लौटे। माँ, आज भी ठेकेदार आए थे दुकान का किराया मांगने। बिक्री हो नहीं रही और इन्हें किराया चाहिए। कहां से लाऊं किराया? अगर दुकान का किराया नहीं दिया तो वो लोग हमारी दुकान छीन लेंगे। हम फिर क्या करेंगे? हाँ पुष्पा, हम वैसे भी कई ठेकेदारों और अपने रिश्तेदारों से पैसे ले चुके हैं। अब तो हमारी कोई भी मदद नहीं करेगा। सुनिए, आप परेशान ना हो। आप दिल के मरीज हैं। आपको एक बार हार्ट अटैक आ चुका है। मैं आपको खोना नहीं चाहती। आप सब परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? हाँ माँ जी, कहिए। देखो, हमने कभी कुछ मांगा नहीं तुमसे, ना ही दहेज लिया।
पर आज मुसीबत में कुछ मांग रहे हैं। क्या तुम्हारे पिताजी हमारी दुकान का किराया देने में मदद करेंगे? हाँ रोशनी, एक बार उनसे बात करके देखो। अगर वो हमारी 10 लाख रुपए की मदद कर दें तो हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी। मेरे सीने में दर्द हो रहा है। रोशनी को परेशान मत करो। नहीं बाबूजी, मैं बात करूंगी अपने बाबा से, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। आप बस अपना ख्याल रखिए। मन ही मन रोशनी सोचती है कि उसने सबको घर में कह तो दिया कि वो अपने बाबा से बात करेगी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बाबा 10 लाख रुपए आखिर कहाँ से लाएंगे। रोशनी अपने बाबा से फोन पर बात करती है। रोशनी, तू चिंता मत कर बेटी, मैं कारखाने के मालिक से बात करता हूँ। वो अच्छे दिल के हैं, मदद करेंगे और बस थोड़ा ज्यादा काम कर लूंगा। बाकी ये घर पुराना हो गया है, मैं इसे बेचकर किराए पर रह लूंगा। अकेला क्या करूंगा इतने बड़े घर में। कम से कम मुसीबत में उन लोगों की मदद हो जाएगी। जयदेव कहीं न कहीं से जुगाड़ करके अपने मालिक से उधार पैसे मांगकर और घर बेचकर पैसे दे देता है। 10 लाख रुपए इकट्ठा करता है और रोशनी के ससुराल वालों को दे देता है। पर बात यहीं खत्म होने वाली नहीं थी। एक दिन, माँ, मैं कुछ दिन बाबा के पास रह आऊं, बहुत मन है उनसे मिलने का। हाँ बहू, ये भी कोई पूछने की बात है, हो आ तू, 1-2 महीने लगाकर आराम से आना। रोशनी अपने पिता से मिलने चली जाती है, पर बस में बैठते ही उसे अपने पिता का फोन आ जाता है। बेटी, मुझे अचानक कारखाने के काम से मालिक ने दूसरे शहर भेजा है। 2-3 दिन लगेंगे वापस आने में। कोई बात नहीं बाबा, वैसे तो मैं बस में बैठ गई थी, मैं घर वापस चली जाती हूँ, फिर मैं अगले हफ्ते आऊंगी। रोशनी बस से उतर जाती है, पर मोहन तो उसे छोड़कर घर जा चुका होता है। रोशनी के फोन की बैटरी भी खत्म हो जाती है, तो वो मोहन को फोन नहीं कर पाती और ऑटो से घर वापस आ जाती है। पर तभी वो मोहन, पुष्पा और जगन प्रसाद को शराब पीते देख लेती है और खिड़की से उनकी बातें सुनने लगती है। माँ, बाबूजी, क्या एक्टिंग करते हो आप लोग। हाँ, आप दोनों को फिल्मों में होना चाहिए। क्या बेवकूफ बनाया रोशनी को। बेचारी ने हमारी बातों में आकर अपने बाप से 10 लाख रुपए भी मांग लिए, पर उसे ये नहीं पता कि 10 लाख रुपए हमारे ऐशो आराम के लिए हैं। अब एक दाव और खेलेंगे। ये मायके गई है ना, पीछे से बड़ी बीमारी का बहाना करके 5-10 लाख और बोल देंगे। हमारी प्यारी बहू इतना तो कर ही देगी। वैसे कौन सी बड़ी बीमारी का बहाना करने वाली हो पुष्पा? अपनी प्यारी सहेली की बेटी यानी कि रोशनी बहू से। क्या ये है इन लोगों का असली चेहरा? ये लोग मुझे और मेरे बाबा को बेवकूफ बना रहे थे। मुझे यहाँ से जल्द ही भागना होगा और पुलिस को सब कुछ बताना होगा। जैसे ही रोशनी भागने लगती है, बराबर में रखा फूलदान गिर जाता है। रोशनी, ये तो अपने बाप के घर गई थी ना? अच्छा हुआ मैं वापस आ गई, तुम सबका घिनौना चेहरा तो मेरे सामने आ गया। अच्छा, तो तूने सब कुछ सुन लिया। कोई बात नहीं, हम तो तुझे आराम से मारने वाले थे, पर आज तू नहीं बचेगी। मोहन, इसे भागने मत देना, इसके हाथ पांव पकड़, आज जिंदा ही जलाकर मार देंगे। बोल देंगे गैस लीक हो गया था, इसलिए हमारी प्यारी बहू जलकर मर गई। रोशनी का पति मोहन उसे पकड़ने लगता है। रोशनी अपने नाखूनों से उसके मुंह पर नोच लेती है और भागती है। अरे मोहन, ये क्या किया? ये तो भाग गई। पुष्पा, जगन प्रसाद और मोहन उसके पीछे भागते हैं, पर रोशनी हिम्मत नहीं हारती। वो वहां से तेजी से भागती हुई एक सड़क पर आ जाती है। हे भगवान, मेरी मदद करो, ये लोग मुझे मार देंगे। अरे अरे अरे, अभी मैं ब्रेक नहीं लगाता तो कार से टकराकर तुम्हारा काम तमाम हो जाता। अरे, ये चेहरा तो जाना पहचाना है। ये तो रोशनी है। रोशनी, तुम और इस हालत में? दीपक, मुझे उन खूनी दरिंदों से बचा लो प्लीज। वो लोग मुझे जलाकर मार देंगे। आओ, पहले गाड़ी में बैठो, आराम से। दीपक रोशनी को गाड़ी में बिठाकर गाड़ी दूसरे रास्ते की तरफ ले जाता है। अब घबराने की जरूरत नहीं है। ये लो, पानी पियो। तुम यहाँ सुरक्षित हो। मुझे पूरी बात बताओ। दीपक, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। दीपक लखनऊ में रोशनी का पड़ोसी दोस्त था, जो बनारस में पिछले 3 साल से वकालत कर रहा था। रोशनी पुष्पा के घर आकर रिश्ता मांगने की बात से लेकर अब तक की सारी बात दीपक को बताती है।
जिसे सुनकर दीपक भी बहुत दुखी होता है। रोशनी, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। यहाँ के इंस्पेक्टर मिस्टर रजत मेरे अच्छे मित्र हैं। हम उनके पास अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं। ऐसे दहेज के लालची और बहू को जलाकर मारने वाले खूनी दरिंदों को सजा जरूर मिलेगी। दीपक रोशनी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है। दीपक, तुम चिंता मत करो, मैं पुलिस की एक टीम लेकर तुम्हारे साथ अभी चलता हूँ। रोशनी अपनी सास पुष्पा, पति मोहन और ससुर जगन प्रसाद के खिलाफ गवाही देती है। उन सबको सख्त सजा सुनाई जाती है। मेरी बच्ची, तुझे कितने दुख देखने पड़े। ऐसे जालिमों के घर मैंने तुझे बिना सोचे समझे ब्याह दिया। बाबा, आप परेशान मत हो। उन लोगों को अपने किए की सजा मिल गई। मुझे इस बात का सुकून है। दीपक, आज अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं उन सबको सजा नहीं दिलवा पाती। दीपक बेटा, तुम्हारा ये एहसान। रोइए मत बाबा। रोशनी, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और मुसीबत में ही दोस्त के काम आना तो सच्ची दोस्ती है। बाबा, अगर आप मुझे रोशनी के काबिल समझते हैं तो मैं रोशनी का हाथ थामना चाहता हूं। रोशनी, मैं तुमसे इस बारे में काफी समय से कहना चाहता था, पर कह नहीं पाया। और फिर मुझे तुम्हारी शादी के बारे में पता चला तो मैं बनारस में ही अपने काम में व्यस्त हो गया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रोशनी को दहेज के लालची पुष्पा, मोहन और जगन प्रसाद जैसे जालिमों से छुटकारा मिल जाता है और दीपक के रूप में एक अच्छा जीवन साथी।